हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएसपी क्लासेज। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, पार्ट 5। मैंने पार्ट 4 तक आपको करवा दिया था, अब हम पार्ट 5 के बारे में देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। आगे देखिए दोस्तों, पार्ट 5 डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखिए दोस्तों, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, पार्ट 5। पार्ट 5 में हम देखेंगे भोजन का पाचन यानी डाइजेशन ऑफ फूड, कि भोजन का पाचन किस प्रकार से किया जाता है शरीर में, भोजन का पाचन कैसे होता है, क्या उसकी प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस की आज क्रियाविधि हम देखेंगे। तो देखिए, इस क्रियाविधि में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि यह जो क्रिया होती है वो कई यांत्रिक व रासायनिक प्रक्रम द्वारा संपन्न होती है। ये जो एक विधि है इस प्रकार की, जिसमें रासायनिक प्रक्रम होते हैं और यांत्रिक प्रक्रम होते हैं। मतलब इसमें केमिकल्स जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं उन्हीं के द्वारा क्या होता है, पाचन का कार्य किया जाता है। देखिए, आहार नाल में उपस्थित एंजाइम व ग्रंथियां पोषक तत्वों का जल अपघटन कर उन्हें सरलीकृत करते हैं। इसमें जो आहार नाल में उपस्थित एंजाइम होते हैं, एंजाइम्स जो होते हैं मैंने यहाँ लिख रखे हैं देखिए, और ग्रंथियां जो होती है, ग्लैंड्स होती है, वो क्या करती है कि तत्वों का जल अपघटन कर देती है और उन्हें कठिन से सरल में परिवर्तित कर देती है, जो कि हाइड्रोलेसेज वर्ग के होते हैं। कौन सा वर्ग होता है दोस्तों? हाइड्रोलेसेज वर्ग। देखिए यहाँ मैंने इसको गोले में बंद कर दिया है। हाइड्रोलेसेज वर्ग के होते हैं ये एंजाइम निम्न प्रकार हैं। कौन कौन से एंजाइम? देखिए, फर्स्ट में आता है कार्बोहाइड्रेट पाचक। कार्बोहाइड्रेट पाचक में आते हैं एमिलेज, माल्टेज, सुक्रेज। कौन कौन से? एमिलेज, माल्टेज और सुक्रेज। सेकंड आता है प्रोटीन पाचक। तो देखिए, प्रोटीन पाचक में आते हैं ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और पेप्सिन। ये जो एंजाइम्स होते हैं ये हमारे डाइजेशन में काम आते हैं। फूड का जो डाइजेशन होता है, भोजन का पाचन, उसमें ये वर्क करते हैं। तीसरा आता है वसा का पाचन। वसा का कौन कौन से एंजाइम पाचन करते हैं ग्रंथियों में? तो वो होता है लाइपेज एंजाइम। एक लाइपेज एंजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है, वो हमारा वसा पाचक होता है। फोर्थ में आता है न्यूक्लिएजेज। इसका बिल्कुल अलग नाम होता है। इसमें एक तो न्यूक्लियोटाइडेज और एक न्यूक्लिएजेज खुद होता है, जो कि हमारे भोजन का पाचन करता है। अब देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि भोजन को चबाने व लार के साथ मिलाने का कार्य मुख गुहा में संपन्न होता है। फिर लार का श्लेष्म में भोजन को चिपचिपा बनाकर बोलस के रूप में बना देता है। तो देखिए, सबसे पहले होता है हम भोजन खाते हैं, उसे चबाते हैं और फिर उसमें हमारे जो लार होती है मुख गुहा में, वो लार उसके अंदर मिल जाती है। और लार मिलने के बाद वो भोजन जो होता है वो एक चिपचिपे पदार्थ के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलस। अब देखिए, बोलस एक चिकना पदार्थ होता है जो कि एक क्रमाकुंचन गति पाई जाती है। भोजन का जब फूड का डाइजेशन होता है शरीर में, तो उस क्रमाकुंचन गति के द्वारा वो पहले तो ग्रसनी में जाता है, फिर ग्रसनी से ग्रास नली में जाता है और ग्रास नली से फिर आमाशय में पहुंचता है। तो ये एक क्रमाकुंचन गति के द्वारा ये आगे जाता है। प्रोसेस होती है कि ग्रसनी से ग्रास नली और ग्रास नली से आमाशय में भोजन पहुंच जाता है। फिर देखिए, वहां पहुंचने के बाद में जहां भोजन के प्रवेश को जठर ग्रसिका अवरोधनी नियंत्रित करती है कि कितना भोजन अंदर आना है और कितना अभी नहीं आना, तो उस हिसाब से ये जठर ग्रसिका अवरोधनी नियंत्रित करती है कि प्रवेश को, कि कहां जाना भोजन को और कहां नहीं जाना। ठीक है। उसके बाद देखिए, लार में उपस्थित एंजाइम टाइलिन या एमाइलेज मुख गुहा में ही कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन शुरू कर देते हैं। तो लार में जो एंजाइम उपस्थित होते हैं, पहला होता है टाइलिन या एमाइलेज, जो क्या होता है कि मुख गुहा जो होती है उसी में कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन स्टार्ट कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। जब मुख गुहा में हम खाना पचाते रहते हैं, मतलब चबाते रहते हैं सॉरी, तो वो उसका क्या करते हैं, जल अपघटन शुरू कर देते हैं। यहाँ करीब 30% स्टार्च को माल्टोज में अपघटित कर दिया जाता है। ये फर्स्ट प्रोसेस होती है, 3 प्रोसेस आएगी इसमें। तो 30% जो स्टार्च होता है उसको माल्टोज में चेंज कर दिया जाता है। किस में चेंज कर दिया जाता है? माल्टोज में। आगे देखिए, आमाशय में 3 प्रकार के स्राव, पहला होता है म्यूकस, दूसरा होता है प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये इसमें पाए जाते हैं। फिर देखिए, म्यूकस गर्तिका कोशिकाओं या सतही श्लेष्मा कोशिकाओं द्वारा स्रावित किया जाता है। जो म्यूकस होता है वो एक स्राव होता है जो कि गर्तिका कोशिका
और सतही श्लेष्मा कोशिकाओं द्वारा स्रावित किया जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फोवेलर सेल और सरफेस म्यूकस सेल। ठीक है, नाम होता है इसके इंग्लिश में फोवेलर सेल और सरफेस म्यूकस सेल। गट्टिका कोशिका फोवेलर सेल और सतही श्लेष्मा कोशिका सरफेस म्यूकस सेल। फिर देखिए प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन HCl द्वारा यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है उसके द्वारा तैयार अम्लीय वातावरण में सक्रिय एंजाइम पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो पेप्सिनोजन जो होता है वो ये सेकंड प्रोसेस है पेप्सिनोजन का पेप्सिन में परिवर्तित होना। प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि उसमें पाया जाता है अंदर, वो अम्लीय वातावरण तैयार रहता है उसका, तो उसमें सक्रिय एंजाइम पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है। फर्स्ट में क्या हुआ था, 30% स्टार्च को माल्टोज में विघटित कर दिया गया। सेकंड में होता है पेप्सिनोजन HCl का तैयार अम्लीय वातावरण में पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है। दो प्रोसेस हो गई, अभी एक और आएगी। तो भोजन में उपस्थित प्रोटीन का अपघटन करता है, ये पेप्सिन में परिवर्तित होकर भोजन में उपस्थित प्रोटीन जो होता है उसका अपघटन कर देता है। नवजात शिशुओं में पेप्सिन के साथ जठर रस में रेनिन नामक एंजाइम भी पाया जाता है। जो नवजात शिशु होते हैं, छोटे बच्चे बिल्कुल, उनमें क्या होता है कि पेप्सिन जो होता है उसके साथ में जठर रस में रेनिन नामक एंजाइम भी पाया जाता है। भाई जो मैच्योर होते हैं उनमें तो पेप्सिन ही पाया जाता है, तो पेप्सिनोजन किस में चेंज कर देता है, पेप्सिन में। यहाँ पर रेनिन नामक एंजाइम भी पाया जाता है जो कि दुग्ध प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। दूध में जो प्रोटीन होता है उसके पाचन में मदद करता है। ये बात हो रही है जो बच्चे माता का दूध पीते हैं उनके लिए, उनमें। उसके बाद देखिए ऑक्सीटोसिन सेल्स यानी ऑक्सीटोसिन कोशिकाएं HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावन करती है। ऑक्सीटोसिन जो कोशिकाएं होती है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है उसका स्रावन करती है, उसे स्रावित करती है। आगे देखिए आमाशय में भोजन कुछ घंटों तक संग्रहित रहता है। जो आमाशय होता है उसमें भोजन जो होता है वो कुछ घंटों तक संग्रहित रहता है। संग्रहित का मतलब उसमें रुका हुआ रहता है, इकट्ठा रहता है। तथा पेशीय संकुचन द्वारा जठर रस से मिश्रित होकर काइम का निर्माण करता है। पेशियों का जब संकुचन होता है मसल्स का, तो वो जठर रस यानी जो जठर रस होता है उससे मिश्रित होकर यानी मिलकर, दोनों मिल जाते हैं और मिलकर एक काइम नामक पदार्थ का निर्माण करता है। संरचना पदार्थ जो भी है उसका निर्माण करता है। फिर आगे देखिए आमाशय से भोजन छोटी आंत में पहुंचता है तथा सर्वाधिक पाचन क्रिया ग्रहणी में संपन्न होती है। आमाशय जो होता है उससे भोजन छोटी आंत में ट्रांसफर होता है। ठीक है भाई, ग्रसनी से ग्रासनली, ग्रासनली से आमाशय और आमाशय से छोटी आंत। छोटी आंत में जब भोजन जाता है तो सर्वाधिक पाचन क्रिया ग्रहणी में संपन्न होती है। ग्रहणी जो संरचना उसमें सबसे ज्यादा पाचन होता है। यहाँ विभिन्न नलिकाओं द्वारा अग्नाशयी रस, पित्त लवण व आंतर रस छोड़े जाते हैं। भाई वो जो नलिकाएं होती है उसमें उपस्थित वो अग्नाशयी रस का श्रवण करती है, पित्त लवण का श्रवण करती है और आंत में जो रस होते हैं उनको छोड़े जाते हैं ताकि पाचन की क्रिया अच्छे से संपन्न हो सके। और सबसे ज्यादा पाचन यही होता है। इन रसों में उपस्थित एंजाइम भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों का पाचन करते हैं। पित्त वसा का पायसीकरण करके वसा के पाचन में सहायक होता है। साथ ही पित्त लाइपेज एंजाइम भी सक्रिय करता है। देखिए इन रसों में उपस्थित एंजाइम भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों का पाचन करते हैं। जो इन रसों में एंजाइम पाए जाते हैं वो भोजन में उपस्थित जो पोषक तत्व होते हैं उनका पाचन कर देते हैं। भोजन में जो भी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं सभी का पाचन जो रसों में उपस्थित एंजाइम होते हैं वो करते हैं। और पित्त वसा का पायसीकरण करता है। पायसीकरण जो होता है वो करता है पित्त। ठीक है, इमल्सिफिकेशन करके और वसा के पाचन में सहायक होता है। वसा का पायसीकरण करना, वसा का पाचन करना। साथ ही पित्त लाइपेज एंजाइम को भी सक्रिय करता है। पित्त जो होता है वो लाइपेज जो नामक एंजाइम होता है उसे भी सक्रिय करता है, एक तरीके से मानिए स्रावित करता है। ठीक है, ग्रहणी में सरलीकृत पदार्थ छोटी आंत के अग्र क्षुदांत्र व क्षुदांत्र में अवशोषित किए जाते हैं। ग्रहणी में जो पदार्थ सरलीकृत हो जाते हैं वो छोटी आंत के अग्र क्षुदांत्र व क्षुदांत्र भाग में अवशोषित कर लिए जाते हैं, एब्जॉर्ब किए जाते हैं पोषक तत्व। फिर देखिए अवशोषित पदार्थों को विभिन्न सेल्स यानी कोशिकाओं की मदद से रक्त में पहुंचाया जाता है। अब जो पोषक पदार्थ इन्होंने अवशोषित करे उन्हें विभिन्न कोशिकाओं की मदद से रक्त में पहुंचा दिया जाता है। रक्त जो होता है वो पूरे शरीर में उसे ट्रांसफर कर देता है और हमें एनर्जी मिलती है।
फिर देखिए अपचित तथा अनअवशोषित पदार्थ क्षुधांत्र से बड़ी आंत में जाते हैं। अपचित और अनअवशोषित जो पदार्थ होते हैं वो क्षुधांत्र से बड़ी आंत में पहुंच जाते हैं। बड़ी आंत का मुख्य काम जल तथा लवणों का अवशोषण व अपचित भाग का उत्सर्जन है। तो देखिए बड़ी आंत का मेन जो वर्क होता है वो जल तथा लवणों का अवशोषण होता है। उसमें से जल को भी खींच लेता है और लवणों को भी खींच लेता है, अवशोषण कर लेता है, उन्हें एब्जॉर्ब कर देता है और अपचित भाग को जो है शरीर से बाहर निकालने का काम करता है, वही उत्सर्जन। तो अपचित भाग ठोस होकर अस्थायी रूप से मलाशय में रहता है। अब देखिए मल जो होता है इसे मल कहते हैं। जो अपचित भाग होता है ठोस के रूप में मलाशय में इकट्ठा हो जाता है। मलाशय होता है जहां मल इकट्ठा होता है, ठीक है, वो मल इकट्ठा होने की जगह होती है। एक तंत्रिका प्रतिवर्ती न्यूरल रिफ्लेक्स के कारण मलद्वार से मल को बहिक्षेपण होता है। देखिए एक तंत्रिका प्रतिवर्ती क्रिया होती है कि जैसे ही मलद्वार जो है भर जाता है तो एक प्रतिवर्ती क्रिया होती है, उसके द्वारा मलद्वार से मल को बाहर निष्कासित कर दिया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये भोजन का पाचन जो है उसकी प्रोसेस हो गई पूरी कंप्लीट। अब देखिए इसके बाद में जो भी वीडियो आएगा उसमें हम इनसे संबंधित जो भी मैंने सिस्टम्स आपको पढ़ाए उनसे संबंधित क्वेश्चन के बारे में हम जो है चर्चा कर सकते हैं, उनको भी हम देख सकते हैं, या फिर जो भी न्यू वीडियो आएगा उसे आप देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने अन्य जो दोस्त हैं उनसे भी कहें, उन्हें भी आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। थैंक यू दोस्तों।